को मैं इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको मैं रिवाइज करवा रही थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? कल कहाँ तक किया था हमने? अकबरनामा एंड बादशाहनामा तक हो चुका था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसमें एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम जो पोल साइंस का वो यूटी होगा उसमें मैम हाँ जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक उसमें फर्स्ट टू 5 चैप्टर आएंगे, फिर 5 चैप्टर रहेगा मैम? नहीं बेटा, खाली 2 चैप्टर आएंगे। एक चैप्टर आएगा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये एक चैप्टर का नाम है। चैप्टर 5 का है मैम, हाँ चैप्टर वर्ल्ड 5 है ना, पॉलिटिक्स। वो आएगा और एक चैप्टर वो आएगा जो इस बुक में मैंने सेकंड चैप्टर करवाया है ना आपको, वो आएगा, ओके मैम। है ना। फिर से सुन लो सभी बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर आएंगे, एक तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है और दूसरा चैप्टर जो है वो हमारी सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जो है वो जो हमारी फर्स्ट बुक है ना, उस फर्स्ट बुक का फिफ्थ लेसन है, वो आएगा सिलेबस में। क्लियर हो गया है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? वो चैप्टर और एक ये चैप्टर आएगा हमारा जो सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है। ये 2 चैप्टर रखे हैं क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा हो चुका है, लेकिन हमसे ये कहा गया था कि जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आप रखना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप जो भी चैप्टर रखना चाहते हो यूटी में, आप वो चैप्टर रख सकते हैं। तो दीज 2 चैप्टर्स आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए। इसीलिए मैंने एक तो नया चैप्टर है जो अभी हमने सिलेबस में कंप्लीट किया है और एक चैप्टर हमारा फर्स्ट बुक का है जो हम कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, आप एक थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके बाद जो ये वाले चैप्टर है विजयनगर एम्पायर तो हो चुका था हमारा, लेकिन कुछ बच्चे बहुत प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि उन बच्चों का विजयनगर एम्पायर का लेसन हुआ ही नहीं है, उन्होंने वो लेसन कंप्लीट ही नहीं किया। आयुष ध्यान देना बेटा, आयुष का, पीयूष का, प्रशांत का, इन 3 बच्चों का, और उषा का आ चुका, उषा का आ गया है, मनीष का भी आ गया है, सुरजीत ने भी कर लिया है। ये 3 बच्चे बचे हुए हैं। तनु या पायल मैं देखती हूँ कि किसका रह गया है। 2-3 बच्चे रह गए जिनका ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ, वो चैप्टर भी आएगा। और इस चैप्टर का तो अभी नाम ही कोई नहीं है ना। तो जिनको काम करने की आदत ही नहीं है वो तो काम करेंगे ही नहीं, बट मुझे तो काम करना है अपना, और मुझे मेरी पूरी क्लास को साथ लेकर के चलना है। तो आज मैं आप लोगों को आइडियल किंगडम के बारे में बताने वाली हूँ कि कोर्ट क्रॉनिकल्स ने, कोर्ट के जो क्रॉनिकलर्स थे उन्होंने बताया कि मुगल किंगडम जो है वो एक आइडियल किंगडम है। और यहाँ पर एक डिवाइन लाइट जो है वो मतलब एक डिवाइन लाइट जो है ना वो क्या बोलते हैं, डिवाइनली पावर्स जो है वो देती है, किसको? रूलर्स को देती है। और एलिंग हुआ इसमें एक मंगोल क्वीन है जिनको कि ये डिवाइन पावर या जो सनशाइन से जो रेज मिली थी उससे जो उन्होंने ऑफस्प्रिंग पैदा किया था उसमें ये डिवाइन लाइट आई थी। और इसलिए उसके बाद के जो भी किंग्स थे उनको जो है ना ये ऐसा माना गया कि उनको ये डिवाइनली पावर ऑटोमेटिकली मिली होती है या मिल जाती है, क्योंकि मंगोल्स आपको मैंने बताया था कि वो क्या थे, मंगोल्स के ही जो डिसेंट्स थे वही जो है मुगल्स बाद में कहलाए थे। और इसमें आप लोगों को बताया है ये जो है ना उनकी जो भी पगड़ी होती है उसके चारों तरफ जो है वो एक सन शाइन जो है ना या सन के जो है ना जो भी किरणें हैं, रेज है, वो वहां से रिफ्लेक्ट करती हैं। यूनिफाइंग फोर्स की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि मुगल रूलर्स जो थे, क्योंकि मुगल्स यहाँ के ओरिजिनल रूलर्स इंडिया के नहीं थे, तो इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज रिलीजियस जो है वो पहले से ही यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड थे। इसलिए जो है रूलर्स के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो इन लोगों को साथ लेकर के चलें। तो इसका मतलब ये था कि इन जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं उन लोगों को सेटिस्फाई करना और उन लोगों की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट देना इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था।
हालांकि सभी लोग, सभी रूलर्स इस तरह के नहीं थे, सभी रूलर्स की थिंकिंग इस तरह की नहीं थी, दे वर डोमिनेटिंग। और यहाँ जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको जो है ना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, इल बिहेव किया जाता था। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया और बहुत सारा नुकसान किया गया। और जो है ना इन लोगों से जैसे पिलग्रिमेज टैक्स लिया जाता था, और इन लोगों से जो इन पे जिजिया टैक्स लगाया गया था। इसके लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि क्योंकि यहाँ पर बहुत मेजोरिटी में अलग कम्युनिटीज के लोग थे और मुस्लिम जो है वो उस समय पर भी माइनॉरिटीज में थे। ये एक अलग बात थी कि जो मुगल रूलर्स थे वो खुद मुस्लिम्स थे, इसलिए जो है इन लोगों की यहाँ पर जो रूलिंग थी या जो उनका जो रूल था वो चलता रहा। अदरवाइज तो इनका रूल चल नहीं पाता, क्योंकि रूलर्स ही जो है ना मुस्लिम्स थे, क्योंकि माइनॉरिटीज में ये लोग थे। अब इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे सुलह कुल की पॉलिसी को अडॉप्ट करना, माने हार्मनी के साथ में सभी धर्म के लोग, सभी कम्युनिटीज के लोग एक साथ मिल करके रहे। तो इसके लिए जो है ना जरूरी था कि इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की जाए कि जिसमें जो है ना किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो। ठीक है। इसके अलावा जो है देखें कि आइडियल ऑफ सुलहकुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज। इसमें जो है ना जो क्या बोलते हैं, जो स्टेट पॉलिसीज थी, इसका मतलब है कि जैसे रिक्रूटमेंट्स वगैरह जो थे उसमें जो नॉन मुस्लिम्स थे उन लोगों को भी, या जो अलग और जो जैसे राजपूत है, डेकनीज है, इन लोगों को भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में एक जगह दी गई थी, इन लोगों को भी नियुक्त किया गया था। इसके बाद जो है ना जिजिया टैक्स को भी जो है ना अकबर ने हटा दिया था 1564 एंड 1563 में। 1563 में जो पिलग्रिमेज टैक्स देना पड़ता था उसको हटा दिया था, 1564 में जिजिया टैक्स को हटा दिया था जो कि नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था। इसके बाद आते हैं कि जस्ट सोवर्निटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रभुता संपन्नता है, माने कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, उसमें जो है ना क्या बोलते हैं, what citizens have to do and what are the duties of the rulers। मतलब दोनों के बीच में एक तरह का सोशल कांटेक्ट है, ये एक तरीके का दोनों के बीच में सोशल कांटेक्ट है कि आप हमारे लिए ये करोगे और हम आप लोगों के लिए ये ड्यूटी पूरी करेंगे। तो यहाँ पर जो रूलर्स हैं वो अपनी सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी प्रजा को क्या देते हैं, वो वादा करते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी, हम आपकी सेफ्टी को जो है सेफ्टी रखेंगे, आपके जान माल की रक्षा करेंगे, आपकी इज्जत की रक्षा करेंगे, आपकी डिग्निटी की रक्षा करेंगे। बदले में जो सिटीजन्स हैं दे यूज टू पे द टैक्सेस, दे यूज टू पे द रेवेन्यूज, और उसी रेवेन्यू से जो है ना पूरा एम्पायर चलता है, पूरा किंगडम चलता है। तो यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट एम्परर की जो है ना 4 काम है, वो प्रोटेक्ट करता है सब्जेक्ट्स की 4 चीजों को, और वो कौन कौन सी है? लाइफ, जन, प्रॉपर्टी, माल। ठीक है। ऑनर, नामस एंड फेद, दीन माने धर्म। इन चीजों चारों की रक्षा करने का जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रूलर की है। और बदले में जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या देते हैं इनको? वो देते हैं रेवेन्यूज। ठीक है। इसके अलावा जो है ना इसमें आपको ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे रिच और पुअर, ठीक है, पावरफुल एंड जो क्या कहते हैं कमजोर है, वो किस तरीके से एक साथ मिल करके रहते हैं। तो उसमें आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है कि एग्जाम्पल्स दिए हैं कि शेर और बकरी किस तरीके से एक ही घाट पर से पानी पीते हैं, एक ही तालाब से पानी पीते हैं। और उसके बाद जो है ना आपको ये बताया कि जो बादशाह नामा है ना, बादशाह नामा, ये जो क्रॉनिकल है, इस क्रॉनिकल में ऐसा लिखा गया है कि इस तरह की जो मूर्तियां, जैसे आज हम सत्यमेव जयते को जो हमारा नेशनल सिंबल है उसको यूज करते हैं, इन द सेम वे यहाँ पर जो है ना इन मोटिव्स को, जिसमें कि ये दिखाया जाता था कि द मुगल्स आर जो है ना पीस लविंग एंड जस्टिस लविंग। तो जस्टिस मतलब को बहुत जो है ना फेवर करते हैं, जस्टिस जो है ना क्या बोलते हैं देते हैं सभी को, और कोई अन्याय नहीं होने देते किसी के साथ में। तो इन चीजों को इंडिकेट करने के लिए बादशाह नामा क्रॉनिकल में ये लिखा गया है कि जो ताज था, जो सिंहासन था, उस सिंहासन के नीचे जो है इस तरह के मोटिव्स जो है वो बनाए गए थे। इसके बाद आएंगे हम कैपिटल्स एंड कोड्स। कैपिटल्स एंड कोड्स में आप लोगों को बताया गया है कि बहुत बार जो है कैपिटल्स को चेंज किया गया। दिल्ली कैपिटल जो है ये तो बाद में बनी, उससे पहले जो है ना कैपिटल्स जो है ना कभी लाहौर, कभी जो है ना दिल्ली, तो कभी आगरा, तो कभी फतेहपुर सीकरी, इस तरह से जो है ना फिर बाद में शाहजहांबाद एक कैपिटल के रूप में डेवलप किया गया। तो यहाँ आपको पढ़ना ये है कि 1560 मतलब जब
इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने, तो उस समय पर यहाँ पर अपना जो कैपिटल बनाया उसको आगरा को बनाया था। उसके बाद 1560 ऑनवर्ड्स जो है वो क्या था कि 1560 ऑनवर्ड्स जो है ना वो आगरा में एक किला बनवाया गया था जिसमें लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। और 1560 में जो है ना फिर फतेहपुर सीकरी को कैपिटल सिटी के रूप में डेवलप किया गया था, अलग अलग बिल्डिंग्स वहां पर बनाई गई थी। और इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की वहां पर एक दरगाह भी बनाई गई थी। इसके बाद आप देखेंगे कि बुलंद दरवाजा बनाया गया था जिसमें कि गुजरात कॉन्क्वेस्ट को इंडिकेट करने के लिए ये बनाया गया था, उसको याद रखने के लिए बनाया गया था। और 1585 में जो कैपिटल थी उसको लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद शाहजहां के पीरियड में फिर से जो है नई कैपिटल बनाई गई थी शाहजहांबाद। और ये शाहजहांबाद ओल्ड दिल्ली को कहा जाता है। और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी, जैसे कि जामा मस्जिद है, रेड फोर्ट है, और ए ट्री लैंड एस्प्लेन, मतलब बड़े एरिया में जो है पेड़ लगाए गए थे एक लाइन से। और इसके अलावा चांदनी चौक का बाजार बनाया गया था। और इस तरह से बहुत बड़े बड़े घर यहाँ पर बनाए गए थे। ये सब चीजें जो है वो शाहजहांबाद में डेवलप की गई थी व्हेन शाहजहांबाद वाज डेवलप्ड एज अ कैपिटल सिटी। मुगल कोर्ट जो है वो कैसे सजाया जाता था, मुगल कोर्ट की फिजिकल अरेंजमेंट कैसा था? मुगल कोर्ट का जो फिजिकल अरेंजमेंट था वो ये शो करता था कि जो थ्रोन है, जो सिंहासन है, जो किंग है, जो रूलर है, जो एम्परर है, वो सारी की सारी पावर उसके हाथ में है, इसीलिए सेंटर में उसका सिंहासन होता था। और उसके अगल बगल जो है वो डिफरेंट मिनिस्टर्स या डिफरेंट जो लोग थे वो बैठा करते थे। एंड अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज उनको जगह दी जाती थी। क्लोज टू द रूलर, क्लोज टू द एम्परर उनको स्पेस दिया जाता था। और जो ये तख्त रखा जाता था विच गेव स्पेस, इट्स सेंट्रल पीस वाज देयर फॉर द थ्रोन। और वो जो तख्त हुआ करता था उस तख्त को ऐसा माना जाता था जैसे वो एक्सिस मुंडी है। एक्सिस मुंडी जो है वो क्या है, एक लैटिन फ्रेज है जिसको जो कि एक्सप्रेस करता है कि एक्सिस मुंडी इज अ पिलर, और जिस पर जो है पूरी धरती, पूरा अर्थ जो है वो टिका हुआ है। जैसे हमारी माइथोलॉजी में हम कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो शेषनाग के फन के ऊपर टिका हुआ है। इसी तरीके से जो तख्त है वो पूरे मुगल एम्पायर का क्या है, सेंटर पॉइंट है। इसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि क्रॉनिकल्स जो है ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्पेस है जिसके जो तख्त के जो जितना क्लोज है वो इसका मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो है ना इसके अलावा इसमें आपको बताया गया है कि अलग अलग तरीके से जो है सिजदा करना या सैल्यूटेशन के जो प्रोसेस थे वो डिफरेंट टाइप्स के थे। और सैल्यूटेशन का जो प्रोसेस था उससे ये पता चलता था कि कौन व्यक्ति, कौन लोग जो है वो मतलब आप जो थ्रोन है, तख्त है, उसके प्रति तख्त कहने का मतलब है कि एम्परर के प्रति वो कितनी श्रद्धा या कितना जो है ना उस पर क्या बोलते हैं कितना उसके क्लोज है। ठीक है, तो ये सैल्यूटेशन के ही जो है डिफरेंट मीनिंग्स थे, डिफरेंट जो है ना मतलब इंडिकेशंस थे। और ये उनके स्टेटस को भी जो है ना वो इंडिकेट करते थे। तो अगर डीपर प्रोस्ट्रेशन है तो इसका मतलब हायर स्टेटस है। और जो प्रोस्ट्रेशन के तरीके थे, सैल्यूटेशन के तरीके थे, वो भी डिफरेंट टाइप के हुआ करते थे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके हुआ करते थे। चाहर तस्लीम क्या था, सिजदा क्या था, और जो है ना क्या बोलते हैं जमीन बोस क्या कहा, जमीन बोस किसे कहा जाता था, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो है ना आप आ जाएंगे कि रूलर, किंग, एम्परर जो है वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते थे, झरोखा दर्शन किसे कहते थे, झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था, ये अकबर ने शुरू किया था। झरोखा दर्शन में जो है एक बालकनी में जाकर के और जो है ना किंग बैठा करते थे और उनके जो सब्जेक्ट्स थे उनको देखने के लिए बड़ी भारी संख्या में आते थे। और ये उनको देख करके मतलब कि ऐसा वो इसलिए करते थे कि जब क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं फिजिकली जब आमने सामने जब रूलर को, एम्परर को देखेंगे तो उनके जो है ना वो मतलब सब्जेक्ट्स जो है वो उनके प्रति, एम्परर के प्रति ज्यादा उनका श्रद्धा भाव होगा, या एक यूनिटी का जो बॉन्ड है एक वो डेवलप हो जाएगा और ज्यादा क्लोजनेस जो है वो डेवलप हो जाएगी। और इनके प्रति जो है ना वो ज्यादा क्या बोलते हैं डिवोशन जो है ना एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ऐसा जो है ना वो ये अकबर ने ही शुरू किया था फर्स्ट टाइम।
और झरोखा दर्शन के बाद जो है ना वो ऑडियंस हॉल में जाया करते थे। ऑडियंस हॉल में वो कुछ लगभग 2 घंटे जो है ना व्यतीत किया करते थे। वहाँ पर वो जनरल डिस्कशंस किया करते थे और जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं या जो रिक्वेस्ट है या स्टेट ऑफिसेस के जो भी काम हुआ करते थे उनको परफॉर्म किया करते थे। एंड आफ्टर दैट ही मूव्स टू एम्परर मूव्स टू द दीवाने खास। और दीवाने खास में जो ना स्पेशल जो थोड़े कॉन्फिडेंशियल काम हुआ करते थे उनको किया करते थे। सपोज करो जो कि मिनिस्टर है, किसी का ट्रांसफर करना है या किसी जो है ना नीचे से किसी को मेरिट के अकॉर्डिंग किसी को अवार्ड वगैरह देना है या किसी को जो है ना प्रमोट करना है, तो इस तरह के काम जो है या किसी का रिक्रूटमेंट करना है तो इस तरीके के काम जो है या जो है जैसे किसी टैक्स वगैरह के लिए साइन करने हैं, तो इस तरह के जो है ना काम जो है ना दीवाने खास में किया जाता था। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे, फेस्टिवल्स थे जिनको कि सेलिब्रेट किया जाता था। जैसे ल्यूनर और सोलर कैलेंडर के हिसाब से जो जिस दिन इनको एक तो बर्थडेज और एक जिस दिन जिनकी तख्तपोशी होती थी, जिस दिन इनको तख्त पर बिठाया जाता था, मतलब थ्रोन पर बिठाया जाता था, उनको भी सेलिब्रेट किया जाता था। इसके अलावा जो है ना होली का फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। और इसके अलावा जो है ना एक शब बारात जो है ना उस फेस्टिवल को भी जो है ना बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते थे। इसके अलावा जो है ना नौरोज माने जो ईरानियन कैलेंडर है उसमें जो ईयर साल का जो पहला दिन होता है उसको नौरोज कहा जाता है, तो उसको भी ये लोग सेलिब्रेट किया करते थे। अच्छा, इसके अलावा टाइटल्स एंड गिफ्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा दिए जाते थे। जैसे हमने विजयनगर एम्पायर में भी पढ़ा था कि महानवमी डिब्बा में जो है ना इस तरह का एक्सपोज़र हुआ करता था। इन द सेम वे यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में टाइटल्स और गिफ्ट्स जो है वो प्रदान किए जाते थे। और खुद जो मुगल रूलर्स थे वो भी बहुत बड़ी-बड़ी टाइटल्स जो है वो एडॉप्ट किया करते थे। एंड स्पेशली तब एडॉप्ट करते थे जब वो किसी कॉन्क्वेस्ट से वापस आते थे और बहुत हाई साउंडिंग टाइटल्स धारण करते थे और वो रिदमेटिक होते थे और इनको बहुत जोर से बोल-बोल करके जो है ना बताया जाता था, जो कि बड़े साउंडिंग लगते थे, बड़े जो है ना रिदमेटिक लगते थे। इसके अलावा जो है अपने अ, अंडर जो लोग काम करते होते थे, उन लोगों को मेरिट के हिसाब से टाइटल्स भी दिए जाते थे एंड उनको अवार्ड्स भी दिए जाते थे टू एनकरेज और टू प्रमोट उनको प्रमोट करने के लिए या उनको एनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरीके के जो है ना टाइटल्स वगैरह दिए जाते थे। ये भी मुगल पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था। इसमें अलग-अलग टाइटल्स जो है वो दिए जाते थे, जैसे आसफ खान था, मिर्ज़ा राजा था, ठीक है? और जो है ना जैसे ये अलिफ था, अलिफ जो है ना ए वर्ड जो है ना लगाया जाता था। तो इस तरीके के जो है ना टाइटल्स दिए जाते थे अकॉर्डिंग टू मेरिट। एंड समटाइम्स these titles were awarded in return of money। पैसे के बदले में भी ये दिए जाते थे, मतलब इनको बेच दिया जाता था, जिसमें एग्ज़ाम्पल आपको दिए गए हैं। अलावा इसके जो है ना बहुत सारे गिफ्ट्स भी जो है वो दिए जाते थे। तो गिफ्ट्स जो है उन्हीं लोगों को दिए जाते थे कि जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे और जो इम्पोर्टेंट होते थे कि मेरिट के अकॉर्डिंग जो है ना उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता था कि इनको जो है ना अवार्ड दिए जाएँगे या इनको टाइटल्स या इनको गिफ्ट्स दिए जाएँगे। तो गिफ्ट जो है वो दिए जाते थे जैसे कि अपना जो क्या बोलते हैं एक अंग वस्त्र होता है उसको जो है दे दिया जाता था जिसको सरापा कहा जाता था। हेड टू फुट है ना एक या जो है ना अपने जैसे मोतियों की माला है वो दे दी जाती थी, अपना कोई रिंग है वो निकाल के दे दिया या कोई और जो है ना कोई डेकोरेटिव चीज़ या कोई बहुत मूल्यवान चीज़ जो है वो गिफ्ट के तौर पर दे दी जाती थी। इसके अलावा जो है मतलब जैसे ज्वेल्स वगैरह हैं, तो जैसे इसमें एक वो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि द लोटस ब्लॉसम सेट विथ ज्वेल्स है ना, लोटस ब्लॉसम सेट विथ ज्वेल्स पद्म मुरासा वाज़ गिवन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। तो बहुत ही खास जो सर्कमस्टेंसेस होते थे, उनमें इस तरीके की चीज़ें भी गिफ्ट में दी जाती थीं। एंड इसी तरीके से कि जब जो एम्परर थे, जब वो गिफ्ट देते थे, तो इन द सेम वे इन द इन द सेम वे जो भी कोई एम्परर के पास आता था, एम्परर को मिलने आता था, एम्परर से मिलने की रिक्वेस्ट करता था, तो वो कभी खाली हाथ नहीं आता था। वो भी जो है ना कोई न कोई गिफ्ट जो है
एम्परर के लिए लेकर के आते थे। तो इसमें नज़र और पेशकश जो है ना वो शामिल थी। तो नज़र जो है वो स्मॉल सम ऑफ मनी को कहते थे और जो पेशकश थी वो उसमें लार्ज सम ऑफ मनी इंक्लूड किया जाता था। इसमें जो है ना आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं जैसे थॉमस रो का एग्ज़ाम्पल होगा कि वो एक अंगूठी लेके आया था और वो सस्ती थी, तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी क्योंकि इम्पोर्टेंस उन लोगों को ज़्यादा दी जाती थी, जो वैल्यूएबल गिफ्ट्स लेकर के आते थे। इम्पीरियल हाउसहोल्ड को जो है ना हरम कहा जाता है और हरम का जो है ना मीनिंग क्या होता है, ये एक पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है सेक्रेड प्लेस। सेक्रेड प्लेस में जो है ना जहाँ पर क्वीन रहती हैं, रानियाँ रहती हैं जो है ना प्रिंसेस रहती हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो लोग रहा करते थे जो है सिस्टर्स हैं, डॉटर इन लॉ हैं, आंट्स हैं, बहू बेगम जो भी मतलब हैं बुआ, चाची, ताई सब जो है ना इकट्ठे रहा करते थे। इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं इनके साथ सर्वेंट्स भी रहते थे, स्लेव्स भी रहते थे और चूँकि पॉलीगैमी सिस्टम था तो बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी और उनके लिए अलग-अलग जो है वो पैलेसेस हुआ करते थे और एक रानी के साथ में बहुत सारे लोग रहा करते थे। तो कुछ जो है ना क्या बोलते हैं शादी-ब्याह करना जो है ना वो क्या होता था, शादी-ब्याह करना जो है ना वो एक तरीके के अलायंसेस हुआ करते थे। माने किसी जो है क्या बोलते हैं जो भी मतलब किंगडम है, उस किंगडम के साथ अगर आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहते हैं, तो क्या होता था कि वहाँ शादी का, निकाह का प्रस्ताव भेज दिया जाता था। इस तरीके से जो है ना शादी-ब्याह करके जो है ना उनके अलायंस बन जाते थे ताकि उन वो मतलब फिक्स हो जाता था, तय हो जाता था कि एग्रीमेंट हो गया एक तरीके से कि ना वो उन पर अटैक करेंगे, ना दूसरा जो है ना वो पहले पर आकर के अटैक करेगा। तो इस तरीके के अलायंसेस किए जाते थे। तो स्पेशली जैसे अकबर ने शादी की थी इसमें आपको नाम दिया हुआ है कि अकबर ने जब शादी की थी, तो वो शादी करने का जो पर्पज़ था, वो भी एक तरीके का अलायंस ही था। और इसी तरीके के और भी बहुत ज़्यादा जो है ना आपको एविडेंसेस मिलेंगे। अब देखो कि कुछ बेगम जो होती थी, बेगम किसे कहते थे कि जो शाही घराने के लोगों से मतलब शादी की जाती थी, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग जो पूरा बतौर निकाह किया जाता था, उनको तो बेगम कहा जाता था, उनको बेगम की उपाधि दी जाती थी, है ना? लेकिन बाकी के जो लोग थे ना, उन जो अदर वाइफ्स थीं, उनको जो है ना क्या कहा जाता था, उनको आगाज़ कहा जाता था, जो कि बाय बर्थ नोबल नहीं होती थीं, हुँ? तो बेगम जो है, वो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश एंड वैल्यूएबल्स डॉवर मेहर देकर के जो है ना इनके साथ शादी की जाती थी। लेकिन जो ये आगाज़ होते थे, इन लोगों को ये तो क्या होता था कि जैसे क्या बोलते हैं कोई खूबसूरत या कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, ऐसी कोई जो है मतलब कोई ख़ास बात है, तो मतलब इस तरीके से जो है ना कोई पसंद आ गया तो उन लोगों को जो है ना उन लोगों से ये निकाह कर लिया करते थे और उनको जो है ना अपनी वाइफ़ बना लिया करते थे। लेकिन उनको बेगम से इम्पोर्टेंस कम मिला करती थी और ये लोग अपनी स्किल से या अपनी ही जो है ना अपने मतलब किसी स्पेशल जो उनके अंदर हुनर होता था, टैलेंट होता था, उसी से जो है ना ये अपने आगे आते थे। अदरवाइज़ जो है ना ये केवल नाम के लिए ही जो है ना वाइफ्स कहलाती थीं। इसके बाद जो है ना आगा और अगाछा जो है ना दी आगा एंड दी अगाछा कुड राइज़ टू द पोज़ीशन। अब ये जो आगा और अगाछा थे ना इनकी पोज़ीशन जो है ना वो आगे ऊँची हो जाती थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर उनके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है तो उस टैलेंट के बदौलत जो है ना वो अपनी पोज़ीशन जो है ना वो ऊँची हो सकती थी। वो एम्परर की नज़र में एम्परर की जो है ना एम्परर की नज़र में वो जो है ना अपना हाई स्टेटस जो है ना वो बना सकते थे अगर एम्परर चाहे चाहे तो। अगर एम्परर की उन पर जो है ना क्या बोलते हैं नज़रे इनायत हो जाए तो, है ना? माने कि अगर उनकी उन पे मतलब दरिया-दिली अगर वो शो करें तो या मतलब थोड़ा बहुत अब उनके प्रति लिबरल हो जाएँ तो ही ऐसा पॉसिबल था, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? अच्छा इसके अलावा जो है ना स्लेव्स और जो ये क्या बोलते हैं सर्वेंट्स थे ये बहुत ज़्यादा रखे जाते थे और जो है ना ये जो स्लेव्स वगैरह होते थे इन स्लेव्स में भी जैसे कुछ म्यूजिक है, डांस है या जो एंटरटेनमेंट करने के लिए या जैसे कुछ स्पाई के रूप में भी यूज़ किए जाते थे, इस तरीके से इनसे काम करवाया जाता था। इसके अलावा जो है ना जो मुगल अ, जो क्वीन्स थी उनमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट क्योंकि एजुकेशन का लेवल यहाँ पर लो था, है ना? इसीलिए बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि जो फीमेल्स थी या जो क्वीन्स थी उनको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। स्टिल
कुछ नाम हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम 4 लोगों के नाम पढ़ते हैं, एक तो नूरजहां का, एक हम गुलबदन बेगम का नाम पढ़ेंगे, एक हम जहां आरा का और एक रोशन आरा का। ये जहां आरा, रोशन आरा जो है वो शाहजहां की बेटियां थी। गुलबदन बेगम जो है वो अकबर की बुआ थी, हुमायूं की बहन थी। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, इसमें एक नाम जो है वो हम नूरजहां का पढ़ते हैं। तो दीज 4 वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे contributed in the administrative purposes also, and जो जहां आरा रोशन आरा थी, ये जो है ना जो डिजाइनिंग का काम किया करती थी और जो है ना मनसब की तरह ये तनख्वाह भी लिया करती थी, और जो है जैसे कि बाग वगैरह है बनाना या आर्किटेक्ट का जो काम होता है उसमें भी ये सलाह मशवरा दिया करती थी। और इन्होंने जब ये शाहजहां बनाया गया था तो उस समय पर भी इन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद जो है हम आएंगे इंपीरियल ऑफिशियल्स में। इंपीरियल ऑफिशियल्स ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट किए जाते थे, कौन से रैंक दिए जाते थे, किस तरह से जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता था, माने किसकी क्या पोजीशन होती थी, और किस तरीके से जो है ना जो इतना बड़ा एम्पायर था तो उस एम्पायर को कैसे जो है ना रन किया जाता था, रूल्स रेगुलेशंस कैसे बनाए जाते थे और उनको कैसे कन्वे किया जाता था। तो रिक्रूटमेंट का कोई फॉर्मल प्रोसेस तो होगा, जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर हमें आईएएस अधिकारी चुनने हैं तो क्या होगा, हम यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट के जाते हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई एमपी या एमएलए बनना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू फेस द इलेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कैसे की जाती थी और कौन लोग होते थे जिनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, कौन लोग होते थे जो बहुत क्लोज होते थे रूलर के, एम्परर के, जो कि जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के काम में इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड किया करते थे। तो यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और यहाँ पर हम नोबिलिटी के बारे में स्पेशली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्योंकि जो एम्परर थे उनके पास में एक बहुत अच्छी सेना का होना बहुत जरूरी था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजीशन थी वो किन लोगों की होती थी, वो होती थी जो है कॉप्स की, है ना, ऑफिशियल्स, कॉप्स ऑफिशियल्स की हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना हर धर्म के लोगों को, हर रिलीजन के लोगों को, हर एथनिक लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता था। माने सेना में केवल मुस्लिम ही नहीं होते थे, केवल हिंदू ही नहीं होते थे, केवल सिख ही नहीं होते थे, सभी धर्म के लोगों को, सभी एथनिक ग्रुप्स को इसमें शामिल किया जाता था। अच्छा, इसके बाद क्या होता था, इससे द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वाज डिस्क्राइब्ड एज द बुकेट ऑफ फ्लावर्स। जो ऑफिशियल्स थे, मतलब कि जो क्या कहते हैं अधिकारी होते थे, कॉर्प्स माने सेना के, उनको जो है ना क्या कहा जाता था, उनको गुलदस्ता कहा जाता था, बुकेट ऑफ फ्लावर्स कहा जाता था। और इसमें जो है ना अकबर इंपीरियल सर्विस में तुरानी, ईरानी बहुत लोग शामिल थे। और इसमें जो है ना जो इंडिया में जैसे राजपूत वगैरह थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को भी इंक्लूड किया जाता था। अच्छा, 2 रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडियन ओरिजिन के जो 2 रूलिंग ग्रुप्स थे वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे, वो थे एक तो जो है ना राजपूत, ठीक है, और दूसरे थे इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। तो इंडियन मुस्लिम्स को क्या कहा जाता था, शेखजादास कहा जाता था। इन लोगों को शेखजादा कहते थे, इंडियन मुस्लिम्स को, और बाकी राजपूत थे। इसमें मैंने अभी अभी आपको जो बताया था ना कि शादी ब्याह जो किए जाते थे वो जोधा अकबर जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये जो है ना राजपूत जो चीफ थे पहले वो थे राजा भरमल कछवाहा। राजा भरमल कछवाहा, इनको ये अम्बेर के जो है ना राजा थे, अम्बेर के चीफ थे, और इनके साथ में जो है अलायंस किया था अकबर ने, और इन्हीं की बेटी थी जोधा, जिनके साथ जो है ना इन्होंने शादी करके एक अलायंस बनाया था। अच्छा, उनकी हिंदू वाइफ जो थी वो थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है कि और देखो कि एग्जांपल्स आप देखोगे कि जैसे हम कहते हैं ना कि उन्होंने अलग-अलग कम्युनिटीज के, अलग-अलग रिलीजन के लोगों को शामिल किया था, तो उसमें एक एग्जांपल आता है जैसे राजा टोडरमल आता है, ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। और ये बाई कास्ट खत्री थे, मतलब ही वाज नॉट अ मुस्लिम, ही वाज खत्री बाई कास्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देखते हैं कि ईरानियंस गेन, और ईरानियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी क्योंकि नूरजहां एक ईरानियन क्वीन थी, इसलिए जो है ना इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। और औरंगजेब ने जो है ना अपने
कोर्ट में ज्यादा राजपूतों को इम्पोर्टेंस दी थी, राजपूतों को उसने जो है ना, और मराठों को जो है ना अपने कोर्ट में ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस दी थी। इसके बाद देखेंगे जो ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज हेल्ड रैंक्स, उन सबके रैंक हुआ करते थे, है ना भाई। आज जैसे हम कि कोई रैंक के हिसाब से हम बताते हैं ना कि वो कितनी ऊंची पोस्ट पर है, उसकी क्या रैंक है, ठीक है। तो इसमें कमीशन रैंक भी होते हैं और नॉन कमीशन रैंक्स भी होते हैं। तो जो मनसब जो है ना वो क्या था, वो एक तरीके का रैंक था, ठीक है। कंप्राइजिंग टू न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन, दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन, जिसमें क्या था, एक जट और एक सवार। जट और सवार, जट वाज एन इंडिकेटर ऑफ द पोजीशन, जट जो है वो क्या है, इंडिकेटर ऑफ द पोजीशन इन द इंपीरियल हायरार्की। एंड सवार जो है वो क्या था, सवार मतलब कि उनके पास घोड़े कितने हैं, ठीक है। सवार मतलब कि उनके पास विच इंडिकेटेड द नंबर ऑफ हॉर्समैन, उनके पास घुड़सवार कितने हैं, ही वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सर्विस, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इन 17th सेंचुरी मनसबदार ऑफ 1000 जट, माने जिनके पास 1000 जट हैं, और अबव रैंक्ड एज नोबल्स, माने जिनके पास 1000 से ज्यादा जट हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसको उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था कि वो एक नोबल मैन है, ठीक है। उसको नोबलमैन कहा जाता था, उसको जो है नोबलमैन या उमारा कहा जाता था। और उमारा जो है विच इज द प्लूरल ऑफ अमीर, अमीर का प्लूरल जो वर्ड है वो क्या है, उमारा, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे इनके पास जो घुड़सवार हुआ करते थे, तो जो घोड़े होते थे उस पर जो है ना वो दाग लगा दिया करते थे, उस पर जो है ना एक चिन्ह लगा देते थे, एक मोहर टाइप लगा दिया करते थे। और जो एम्परर जो है ना पर्सनली क्या बोलते, जो रैंक वगैरह या टाइटल्स वगैरह किसी को देने होते थे, इस काम को पर्सनली किंग खुद देखा करते थे, खुद उसको जो है ना चेक किया करते थे। जैसे दीवाने खास में वो इस तरह के काम किया करते थे। और जो है ना इनके इसमें और लोग जो थे, जैसे ए पर्सन विशिंग टू जॉइन द सर्विस पेटिशन थ्रू ए नोबल, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है ना वो इस सर्विस में इंक्लूड करना चाहता है, अपने आप को शामिल होना चाहता है, तो उसको जो है ना क्या करना पड़ता था, तजवीज़ देनी पड़ती थी, उसको एक पेटिशन देना पड़ता था। एंड फिर व्हेन एंड देन इट वाज डिसाइडेड बाय द एम्परर हिमसेल्फ कि उसको इसमें इंक्लूड किया जाए या इंक्लूड नहीं किया जाए। और ये जो लोग पेटिशन डालते थे, वो लोग फिर एक लाइन में खड़े होते थे, और उसके बाद फिर उनको चुना जाता था कि किसको जो है ना किस पद के लिए या उनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। दिस वाज द ये एक रिक्रूटमेंट का ही प्रोसेस हुआ करता था। इसमें देयर वर टू अदर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, कौन से थे वो, तो दीवाने आला, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर, एंड सदर उर सुदूर कहा जाता था, मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स, ठीक है। और ये इनका जो है ना इंचार्ज, ये ही जो है काजीज को भी अपॉइंट किया करते थे। इसके बाद होते हैं एक नोबल स्टेशन एट द कोर्ट, तैनात ए रकाब वर ए रिजर्व फोर्स, ये एक रिजर्व फोर्स हुआ करती थी। माने रिजर्व फोर्स का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंटली काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसको रिजर्व में रखा जाता था कि अगर कभी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कभी कोई लड़ाई शुरू हो जाए या कोई और कहीं पे लड़ाई करनी पड़ जाए, तो इस ये जो तैनाते रकाब थे, इनको भी यूज किया जाता था। डेप्यूटेड टू ए प्रोविंस और मिलिट्री कैंपेन, दे वर ड्यूटी बाउंड टू अपीयर ट्वाइस डेली। चूंकि जो है ना अब ये रिजर्व में थे, तो ये वास्तव में तो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, या वास्तव में जो है ना ये क्या बोलते हैं, इनको ड्यूटी नहीं पे नहीं रखा गया था, लेकिन इनको जो है ना अपनी अटेंडेंस देनी होती थी, ताकि जो है ना ताकि ये पता चल सके कि ये लोग जो है वो तैयार हैं या नहीं है। कहीं नहीं तो अगर अटेंडेंस न ली जाए तो क्या होगा, फिर इन लोग अगर रेडी नहीं है या अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो फिर जो है ना दिक्कत हो सकती थी। So they were duty bound to appear twice daily, morning and evening, to express submission to the emperor in the public audience hall. They shared the responsibility for guarding the emperor and his household round the clock. और ये लोग जो है ना इन लोगों की ड्यूटी क्या होती थी, ये जो है ना क्या बोलते हैं, एम्परर की जो सुरक्षा का काम और हरम में रानियों की सुरक्षा का काम इनका हुआ करता था। तो आज के लिए इतना ही है। और अभी एक बार मैं फिर से अटेंडेंस आपकी चेक करती हूँ। अटेंडेंस चेक करने के बाद में उसके बाद आप लोग क्लास लीव करें।